भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज दोपहर की सच्ची खबरों में बात करते हैं पहली खबर की। तो बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश में निदेशालय से 24 जनवरी को एक सरकारी आदेश कल जारी किया गया है और इस आदेश के मुताबिक सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यानी डीपीओ को उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्रों को दिनांक 30 जनवरी तक बंद किए जाने के संबंध में पिछला जो आदेश आपको हमने दिखाया था वो सचिव के स्तर का था, चूंकि ये वाला आदेश अवनीश कुमार अवस्थी जी का जो 22 तारीख को निकला था और ये आदेश जिलाधिकारियों को सबको भेज दिया गया था और इसमें 30 तारीख तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार जी का आदेश था 22 का। उसके बाद हमारे बाल विकास पुष्टाहार विभाग निदेशालय से उत्तर प्रदेश लखनऊ में 24 को यह लेटर जारी हुआ है आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के संबंध में। तो यहां पर आप देख सकते हो इसमें 30 जनवरी तक समस्त आंगनबाड़ी केंद्र उत्तर प्रदेश में बंद रहेंगे, लेकिन यहां पर ध्यान देने लायक जो बात है कि उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र उपरोक्त अवधि में बंद रखे जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के द्वारा केंद्र को खोल करके अनुपूरक पोषाहार को प्राप्त किया जाएगा और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभाग के लाभार्थियों तक टेक होम राशन को डोर टू डोर यानी घर घर जाकर के वितरित किया जाएगा। तो ये तो आदेश सारिका मोहन जो निदेशक है उत्तर प्रदेश में बाल विकास निदेशालय में, उन्होंने यह आदेश जारी किया है। तो आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, केवल राशन जो है रिसीव करते वक्त आपको खोलना होगा और बाकी टीकाकरण वाले जो कार्यक्रम है अगर वो किए जाते हैं तो उन परिस्थितियों में भी केंद्र खोलने पड़ते हैं। तो अब बात करते हैं इस जानकारी को हमारे पास पहले सुनीता बहन ने भेजा था, फिर एक ये आती है दीप्ति चौहान और औरैया से आती है विधुना से, और उनका भी कहना था कि जो है अपने चैनल में हमारा नाम भी दिखा देना। तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं एक यहां पर जो सरकारी आदेश आप देख रहे हो। सबाना बहन आती है बिजनौर से और ये काफी पहले का लेटर लगा हुआ है, 21 जनवरी को ये जारी हुआ था भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यहां पर। तो ये वाला आदेश 21 तारीख का है और काफी पहले का है। और बाकी तो आप लोगों को पता है प्रिकॉशन डोज के मामले में आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं उनको बिना प्रिकॉशन डोज लगे ही उनके मोबाइल पर मैसेज आ जा रहा है कि आपको प्रिकॉशन डोज लग भी गई है। तो एक तो समस्या ग्राउंड लेवल पर यह चल रही है और दूसरी तरफ भारत सरकार यह कह रहा है कि जो है 9 महीने जिनको हो गए उनको कोविड जो है यहां पर वैक्सीन का ये तीसरा डोज जिसको प्रिकॉशन डोज बोलते हैं वो लगना है। लेकिन यहां पर जिन लोगों की ड्यूटी इलेक्शन में लगी है उन लोगों को 3 महीना भी अगर हो चुका है दूसरी डोज लगवाए हुए तो यहां पर उनको ये वाली डोज लग जाएगी। तो बात करते हैं यहां पर आगे चलते हैं और बताना चाहेंगे ये बिजनौर से हमारे पास एक अगला सरकारी आदेश लगा है, डीपीओ जी का है और 21 जनवरी को उन्होंने जारी किया था। इनका कहना है सभी सीडीपीओ लोगों को कि 100% आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका इनको कोविड-19 की बूस्टर डोज लगवाए जाने के संबंध में। तो इनका यहां पर कहना है कि 24 तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे से इस आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना है और परियोजना के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी और सहायिका इनके द्वारा कोविड-19 की बूस्टर डोज लगवा ली गई है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता न बरती जाए। तो ये अपना वो लोग सुनिश्चित कर ले कि किसको किसको लग गई है। तो जिनको नहीं लगी है वो अपना लगवा ले। बाकी फिर वही बात कहना चाहूंगा, काफी बहनें ऐसी हैं जिनको बूस्टर डोज तो नहीं लगती है लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी से मैसेज जरूर आ जाते हैं कि इनको बूस्टर डोज लग गई है। इधर बात करते हैं समाहरणालय माधेपुरा से। आप देख सकते हो यहां पर एक आईसीडीएस विभाग की तरफ से एक लेटर निकाला गया है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने जारी किया है और सीडीपीओ लोगों को भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा कि वर्ष 2012-13 में किशोरी शक्ति योजना है और आई जो है ईसी अनुश्रवण मूल्यांकन और फ्लेक्सी फंड मद में जो प्राप्त आवंटन है उसके विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के संबंध में एक ये लेटर जारी हुआ है। यहां पर एक डेट देखिए प्रसंग के संबंध में लिखी है 3 जनवरी 2022 भी, और इसमें इनका यही कहना है कि इन मदों में जो पैसे हैं उनकी स्वीकृतियों के बारे में है तो कितना कितना और उसके संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये लिखा
गया है कि निदेशालय का उपरोक्त प्रासंगिक पत्र सीधे आपको संबोधित है, परंतु लंबे अवधि जो है बीत जाने के बाद भी आपके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है। तो 2012-13 में जो आपका किशोरी शक्ति योजना और आईईसी अनुश्रवण मूल्यांकन और फ्लेक्सी फंड, इन मदों में जो भी आवंटन हुआ था धन का, उससे संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं और उसी से जुड़ा हुआ ये कुछ डेटा भी यहां पर आया है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसमें अनुश्रवण मूल्यांकन की राशि कितनी है, फ्लेक्सी फंड की राशि कितनी है, कुल राशि कितनी है, और यहां पर आईईसी की जो है यहां पर राशि कितनी है। तो इस तरह से कुछ यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। और आपको बताना चाहेंगे, इधर आप देख सकते हैं, ये रहा एक 3 इसमें जो है कुल मिलाकर के कॉलम बने हुए और 3 तरह से ये राशियां इसमें शो कर रही हैं। फिलहाल के लिए ये इसमें ज्यादा कुछ तो बताने लायक है नहीं, लेकिन आपको हम एक पुराना आदेश दिखाते हैं बिहार सरकार का। तो ये था 23/11/2012 का। तो इसमें क्या था, वित्तीय वर्ष 2012-13 में आईसीडीएस सामान्य के स्थापना मद में सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित राज्य योजना मद से राज्यांश जो कि 10% है, तो उसके लिए यहां पर लिखा गया है 2,69,67,250 रुपए मात्र की राशि की स्वीकृति। तो यहां पर इतने की स्वीकृति यहां पर दी गई थी, कब, उन दिनों दी गई थी 23/11/2012 के आदेश के मुताबिक 2012-13 वाले बजट में। तो आप देख सकते हो यहां पर किशोरी शक्ति योजना के लिए इतनी राशि थी और आईईसी के लिए इतनी थी, अनुश्रवण मूल्यांकन के लिए इतनी थी, फ्लेक्सी फंड के लिए इतनी थी। तो सब तरह से यहां पर लिखी हुई है। तो आप देख सकते हो टोटल यहां पर ये लिखी हुई है। अब इसमें कुछ नियम कायदे जो भी थे उन दिनों फॉलो करने के लिए वो भी यहां पर विभाग ने देख करके भेजी हैं। इसके अलावा एक लेटर और है 5/12/2012 का, और यहां पर वित्तीय वर्ष 2012-13 में इसी वाले मैटर से जुड़ा हुआ है। अनुदान संख्या इसमें दे दी गई और यहां पर केंद्रीय प्रायोजित योजना मद में केंद्रांश का जो है 90% हिस्सा, तो 90% जो केंद्र सरकार वहन करती है उसमें था 24,27,05,250 रुपया। तो इसका भी आवंटन जो केंद्र सरकार से भी हुआ था। तो अभी देखो ये पैसों का लफड़ा चल रहा है बिहार में और उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में नहीं है, वही मांगे जा रहे हैं। रिक्की कुमार भाई ये माधेपुरा से आते हैं, भाई को धन्यवाद ये जानकारी साझा करने के लिए। और इनके अलावा आप देख सकते हो एक ये हमारे पास जानकारी आई है कि विशेष घर संवेदीकरण अभियान माह जनवरी 2022, इस तरह से। तो ये अभी जो 24 से 29 के बीच में आप देख रहे हो कार्यक्रम कुछ मनाया जा रहा है, उससे जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसमें लिखा है कोविड-19 की तीसरी लहर है और चुनौतियां क्या हैं। दैनिक नए केसों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नवीन केस यहां पर आ रहे हैं। एक बात तो कहना चाहेंगे, केस आ रहे हैं, इसका कारण कौन है? सरकार ने अभी जो रैलियां कराई उससे कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। और अभी जो चुनाव होंगे उससे कितना प्रभाव पड़ेगा, तब इसका जवाब कौन देगा। पिछली बार भी जो है पंचायत चुनाव के चलते यहां पर काफी तेजी से कोरोना फैला था, पैर उसने पसारे थे और उसका खामियाजा सिर्फ जनता के मत्थे मढ़ा गया। गवर्नमेंट ने जो हाथ अपने अलग कर लिए, यहां तक कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी से भी जो जान गंवानी पड़ी है, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा कि किसी भी की भी जान जो है ऑक्सीजन की कमी से गई ही नहीं। तो इस तरह से बस सरकारी आदेश बाद में निकल जाते हैं और बाकी जो भी होता है भरना भुगतना वो सब जनता ही जो है भरती है। और सबसे बड़ी कमी भी जनता की रहती है, क्योंकि रैलियों में जाती कौन है? जनता। बुलाता कौन है? नेता। उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता जाती है और वही सब करते हैं। अब पढ़ने लिखने की उम्र में लड़के आज के क्या कर रहे हैं पता है? फला पार्टी उनका प्रचार प्रसार, फला पार्टी उनका प्रचार प्रसार, फलाने विधायक उनका प्रचार प्रसार। यानी पैसा जो खर्च करें पेट्रोल डीजल या गाड़ी में जो भी है वो सब मां बाप से पैसे लेते हैं। और जो शौक किसके साथ में? विधायकों के साथ में जा रहे हैं और उनके साथ में टहल रहे हैं। पता चल रहा है कि असली बाप इनके यही है। तो इस तरह से चीजें जो चल रही हैं जो समाज में वो बहुत गलत है। यानी इंसान जो है पढ़ने लिखने वाले छात्र वो अपना भविष्य नहीं संवार पा रहे हैं, वो चुनाव के चक्कर में जो है ज्यादा बिजी रहते हैं और अपनी पढ़ाई भूल जाते हैं। देखो हर कोई चाहता है कि जो छोटा बच्चा की पढ़ाई ना हो, अच्छा है, स्कूल कॉलेज बंद हो जाए, लेकिन क्या यह जरूरी है शिक्षा की दृष्टि से? बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा ही होगा तो फिर आने वाली पीढ़ी कैसी होगी ये आप सोचिएगा। और अगर गुलामी तोड़नी है तो शिक्षा जरूरी है, और गुलामी अगर बढ़ानी है तो फिर जो है जनता को अशिक्षित करो। और जनता बहुत ही तेजी के साथ अशिक्षित हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरी बात जो है जनता खुद ही नहीं सोच रही है। जो बेरोजगार बेरोजगार सब कोई चिल्लाता है, लेकिन रोजगार के अवसर तलाशने के लिए और रोजगार के लिए मेहनत करने के लिए प्रयास कोई नहीं करता। फिलहाल के लिए जो प्रपत्र आप देख रहे हो ये सब कोविड से जुड़े हुए हैं और इन सबको भरने के लिए बोला जा रहा है घर घर जाओ और भ्रमण करो और ये सब तैयार करो। जिनको सर्दी जुकाम है उनके भी जो यहाँ पर नाम वाम नोट करो। यही सब चीजें चल रही हैं। तो ये वाला मैटर जो हमारे पास था, शशि शर्मा बहन आती हैं आगरा से और ये बहन ने भेजा हुआ था 22 तारीख को। फिलहाल के लिए आपको बताना चाहेंगे आज जो है दोपहर का वीडियो हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इतना ही रखेंगे। लेकिन आप सबसे एक सवाल यही जरूर रहेगा कि आप सब अपने बच्चों को क्या चुनावी रैलियों का हिस्सा बनाना चाहते हैं?
अगर चाहते हैं तो कमेंट करना, और क्यों चाहते हैं वो भी बताना, अगर नहीं चाहते हैं तो भी बताना। और क्योंकि हमारा देखो साफ शब्दों में यही कहना है कि समय अगर है वो भी बहुत कीमती है, अपने लिए निकालो। ये जीवन ये नहीं है कि आप जो है वीडियो गेम की तरह फिर से जो है पहले लेवल पर आ जाएंगे और फिर से वहीं से शुरू कर लेंगे। जो उम्र बढ़ रही है वो बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब आप कुछ करने के लायक ही नहीं होंगे। यानी पढ़ने लिखने की एक उम्र होती है, ये थोड़ी ना है कि अभी आप सोच लो 50 साल के हो गए या 40 साल के हो गए, आप सोचो कि अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, अब कक्षा 1 में जाएंगे, तो क्या ये संभव है? कक्षा 1 में थोड़ी आप जा पाओगे। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपनी उम्र पर शोभा देती हैं। अगर बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आता है तो मां बाप को समझाना चाहिए। अगर बच्चा को देखो उसकी एक्टिविटी क्या है, वो क्या कर रहा है। और खास तौर पर सबसे गलत चीज तो यही है, चुनाव प्रचार प्रसार में हिस्सा बनना, ये सबसे गलत है। अरे वोट देना है, अपने मन से सोचो किसने क्या विकास किया, बस बात खत्म। उसके बाद इसको वोट देना है, उसको वोट दो, उसकी सरकार सत्ता में लाओ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फलाने चचा हैं हमारे विधायक हो जाएंगे और उनके लिए हम जो रात दिन दौड़ रहे हैं, चचा विधायक हो जाएंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा बच्चे को, ये सोच लेना। तो फिलहाल के लिए आप लोग, आपकी राय क्या है उसके बारे में कमेंट करके बताना। और हमारी यही जो आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आप लोग पढ़ो लिखो और आगे उन्नति करो। नौकरी भले ही ना मिले लेकिन शिक्षा फिर भी आपको जो है समाज में एक अच्छा ओहदा देकर के ही जाएगी। आपको नौकरी मानते नहीं मिलेगी लेकिन आपको इतना जो है वो बना देगी, काबिल बना देगी हर एक चीज के लिए। कोई भी आप काम करोगे, किसी भी दिशा में करोगे, उसमें आप उन्नति यानी प्रोग्रेस वगैरह कर जाओगे। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके बताना। ये चीजें सोशल मीडिया पर मैं काफी देखता हूं, लोग बाग इतना लड़ते हैं आपस में इन्हीं चीजों को लेकर कि फलाने विधायक बनेंगे, फलाने विधायक बनेंगे, इन चीजों को लेकर। तो क्यों लड़ते हो भाई? आपके थोड़ी ना कुछ है और वो भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो पैसा आपको थोड़ी दे देंगे, जो वो कमाएंगे क्या आपको मिल जाएगा या आपको कुछ अच्छा कर देंगे? तो सोचिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आपको खुद ही अपने दम पर चीजें करनी होंगी। कोई जो है यहां पर कुछ भी नहीं करता, ये एक कड़वी हकीकत है। और जो भी अपने दम से करोगे उसी का जो है सम्मान होगा समाज में। कोई अगर दूसरा आपको कुछ दिलवा भी देगा, नौकरी या कुछ भी XYZ या किसी रोजगार काम में लगा भी देगा, तो उसका पूरी जिंदगी भर आप जो है गुलामी करोगे, एहसान आपका चढ़ा रहेगा। इसलिए क्या जो है फायदा ऐसी चीजों का एहसान लेकर के? इससे अच्छा मेहनत करो और 4 पैसे कमाओ या कुछ भी करो, वो अपनी मेहनत से करो, और ताकि जो आपको समाज में उस चीज के लिए जो आप काम कर रहे हो सम्मान भी मिले। ये नहीं कि किसी और की जो यहां पर रहमो करम से आप कुछ भी थोड़ा बहुत बन जाओ, तो वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि सम्मान से बढ़कर के कुछ है ही नहीं। धन्यवाद।